अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंटीजेंस प्रेजेंट है तो उन एंटीजन का केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है एंड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप को कंसीडर करते हो तो वहां आपको एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बट अगर आप आरएच ब्लड ग्रुप को कंसीडर करोगे तो वहां एंटीजन का नेचर आपको प्रोटीन मिलेगा। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है। इट मीन्स या तो वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कोवलेंटली बाउंड होता है या प्रोटीन के साथ कोवलेंटली बाउंड होता है। तो अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में ब्लड ग्रुप एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट शो कर रहा हूं तो वो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में है या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट का नेचर यहाँ ऑलिगोसेक्राइड होता है। द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस सेवरल टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब किया गया है। यहां मैं 24 ब्लड ग्रुप्स मेंशन किया हूं, बट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिसेंट डेटा के अनुसार there are 41 blood group system in addition to ABO and RS system. It means कि there are several different types of the blood group. But मैं यहाँ जिस blood group को explain कर रहा हूँ that is the ABO blood group. See, in case of the ABO blood group, जिन एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं एबीओ एंटीजन के तौर पर। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में कि एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब एंटीजन का नेचर कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि ऑलिगोसेक्राइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब करते समय जब आप एबीओ एंटीजन को कंसीडर करते हो तो उस एंटीजन का नेचर ऑलिगोसेक्राइड होता है, और ये ऑलिगोसेक्राइड फ्री स्टेट में नहीं होता है बल्कि ये ऑलिगोसेक्राइड या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है। और एबीओ एंटीजन के आधार पर आप ह्यूमन के केस में 4 ब्लड टाइप्स को शो करते हो। उन ब्लड टाइप्स को आप डिस्क्राइब करते हो ए, बी, ए बी एंड ओ के तौर पर। तो यहां मैं ब्लड ग्रुप को मेंशन किया हूं एबीओ ब्लड ग्रुप, और उस एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर मैं 4 डिफरेंट ब्लड टाइप्स को मेंशन कर रहा हूं। अगर आप इन डिफरेंट ब्लड टाइप्स के पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करो तो सबसे कॉमन जो ब्लड टाइप आप पॉपुलेशन में शो करते हो दैट इज द ओ ब्लड टाइप, उससे कम ए ब्लड टाइप, उससे कम बी ब्लड टाइप और सबसे कम ए बी ब्लड टाइप। और मैं यहाँ इंडियन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप इन ब्लड टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हो तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में आप ओ ब्लड टाइप को शो करते हो और सबसे कम आप ए बी ब्लड टाइप्स को शो करते हो। देखो, आप ब्लड टाइप्स के तौर पर ए बी एंड ओ को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप इसे डिस्क्राइब कर रहे हो एबीओ एंटीजन के रिस्पेक्ट में। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं कि डिफरेंट ब्लड टाइप्स के केस में एंटीजन का नेचर क्या होता है। देखो, अगर मैं ब्लड टाइप्स के तौर पर ए बी एंड ओ को अगर मेंशन कर रहा हूं तो इन ब्लड टाइप्स के केस में जो एंटीजन का नेचर आप शो करते हो वो एंटीजन का नेचर डिफर करता है। अब जैसे अगर मैं ब्लड टाइप ए की अगर बात करूं तो यहाँ एच एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। बी के केस में एच एंटीजन और बी एंटीजन, ए बी के केस में एच एंटीजन और ए और बी दोनों एंटीजन का फॉर्म प्रेजेंट होता है एंड ओ के केस में एच एंटीजन। इट मीन्स कि एच एंटीजन इन ऑल द 4 ब्लड टाइप्स के केस में कॉमन है। इसलिए जब आप ब्लड टाइप्स को मेंशन करते हो तो वहां एच एंटीजन को मेंशन नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि एच एंटीजन है नहीं, है, बट वो सारे जो है ब्लड टाइप्स में प्रेजेंट हैं तो आप उसे कॉमन फैक्टर के तौर पर कंसीडर कर लो। डिफरेंसेस जो है ए एंटीजन बी एंटीजन ए एंड बी एंटीजन के कारण है। अगर एंटीजन का नेचर ए है तो ब्लड टाइप ए है, एंटीजन का नेचर बी है तो ब्लड टाइप बी है, और एंटीजन अगर ए और बी दोनों हैं तो ब्लड टाइप ए बी आप यहां कंसीडर करते हो। तो जब आप ब्लड टाइप्स को मेंशन करते हो तो उस दौरान जो एंटीजन आप शो करो उसमें एच भी आप शो करो और एच के अलावे ए बी आप इसे भी मेंशन करो। अगर मैं इस कंडीशन को पिक्टोरियली अगर शो करूं तो सपोज यहां मैं मैच्योर आरबीसी को शो कर रहा हूं, और इस मैच्योर आरबीसी के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैं डिफरेंट एंटीजन को शो किया हूं। इन डिफरेंट एंटीजन को मैं यहां मेंशन किया हूं, जो सॉलिड ब्लैक के तौर पे मैं शो किया हूं दैट रिप्रेजेंट्स द ए एंटीजन, ये बी एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ग्रे एच एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट
आरबीसी को अगर यहाँ चेक करूँ तो यहाँ ए एंटीजन प्रेजेंट है और एच एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप जो ब्लड टाइप इस कंडीशन में शो करोगे दैट इज द ए टाइप। अगर मैं सेकेंड आरबीसी को अगर यहाँ कंसिडर करूँ तो इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है और एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो मैं इसे ब्लड टाइप बी के तौर पर शो करूँ। अगर मैं थर्ड आरबीसी को अगर कंसिडर करूँ तो यहाँ ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। आप इसे ए बी ब्लड टाइप्स के तौर पर कंसिडर करो। और ये जो मैं फोर्थ आरबीसी शो किया हूँ इसमें सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो मैं इसे ओ ब्लड टाइप के तौर पर कंसिडर करूँ। तो अगर आप डिफरेंट ब्लड टाइप्स को मेंशन कर रहे हो तो साथ साथ आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो कि वहां एंटीजन का फॉर्म क्या प्रेजेंट होगा। अब हमें इस बात को चेक करना है कि एबीओ एंटीजन में ए एंटीजन, बी एंटीजन, एच एंटीजन, इनका केमिकल नेचर क्या होता है और ये ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, और वो कौन सा एंजाइम है जो इस एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉसिक। देखो मैं यहाँ एक ऑलिगोसैकेराइड को मेंशन किया हूँ और ये ऑलिगोसैकेराइड या तो लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ कोवलेंटली बाउंड होगा। इट मीन्स या तो आप ग्लाइकोप्रोटीन के रिस्पेक्ट में इसे कंसीडर करते हो या ग्लाइकोलिपिड के रिस्पेक्ट में आप इसे कंसीडर करते हो। ये मैं कंडीशन ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ जो मैं ऑलिगोसैकेराइड शो किया हूँ, इस ऑलिगोसैकेराइड के साथ अगर फ्यूकोज अटैच्ड है तो आप इसको डिस्क्राइब करते हो एच एंटीजन के तौर पर। दिस रिप्रेजेंट द एच एंटीजन। और इस एच एंटीजन का फॉर्मेशन तब होता है जब यहाँ फ्यूकोज का एडिशन होता है, और इस फ्यूकोज के एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। तो मैं अगर फ्यूकोज को यहाँ कोवलेंटली बाउंड स्टेट में अगर शो कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में ये जो ऑलिगोसैकेराइड का जो फॉर्म है ये एच एंटीजन के तौर पर बिहेवियर शो कर रहा है। अगर ये फ्यूकोज का एडिशन नहीं होता तो आप इसे एच एंटीजन के तौर पर कंसिडर नहीं करते। तो इस एच एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल किसे मान रहे हो, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को मान रहे हो, क्योंकि ये कंडीशन तो ऑब्वियस है कि अगर एच एंटीजन के तौर पर आप इसे कंसिडर कर रहे हो तो ये एच एंटीजन का फॉर्म तब डेवलप हुआ जब फ्यूकोज ऐड हुआ, और फ्यूकोज के एडिशन के लिए एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। अब इसी एच एंटीजन से ए और बी एंटीजन का फॉर्म डेवलप होता है। इसका मतलब ये निकला कि अगर एच एंटीजन डेवलप नहीं होगा तो ए एंटीजन और बी एंटीजन भी डेवलप नहीं होगा। अगर मैं ए एंटीजन के केस को अगर शो करूं तो एच एंटीजन ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि ये प्रोटीन या लिपिड्स के साथ लिंक्ड है। तो देखो यहां अगर मैं फ्यूकोज के साथ अगर इस स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूं तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एच एंटीजन। अगर मैं इस एच एंटीजन के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन को कोवलेंटली लिंक करता हूं तो एच एंटीजन जिस एंटीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहा जाता है ए एंटीजन का फॉर्म। इट मीन्स कि अगर मैं एच एंटीजन को यहां कंसिडर कर रहा हूं तो इसी एच एंटीजन से ए एंटीजन का फॉर्म डेवलप हुआ, और ये ए एंटीजन का फॉर्म कब डेवलप हुआ, तो जब यहां प्रेजेंट गैलेक्टोज के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन का एडिशन होता है। और अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन का एडिशन हो रहा है तो इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है that is the N-acetyl galactosamine transferase. This enzyme is responsible for the formation of the A antigen. Similarly, अगर B एंटीजन का फॉर्म डेवलप होता है तो वो भी H एंटीजन से ही डिराइव होता है, क्योंकि मैं अगेन इस पर्टिकुलर ऑलिगोसैकेराइड कंपोनेंट को मैं H एंटीजन के तौर पे डिस्क्राइब किया हूँ। अब अगर इस गैलेक्टोज के साथ कोवलेंटली एक और गैलेक्टोज का एडिशन होता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो H एंटीजन जिस एंटीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे आप B एंटीजन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो अगर A एंटीजन H एंटीजन से डेवलप हुआ है तो उसी तरह से B एंटीजन भी H एंटीजन से डेवलप हुआ है। बट इस ग्लैक्टोज को यहां ऐड करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द ग्लैक्टोसिल ट्रांसफरेज। देखो अब मैं इस बात को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि A और B एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहां लोकेटेड, क्योंकि अगर मैं ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जिस जीन को कंसीडर करूंगा वो जीन इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और एच एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इस पर्टिकुलर एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो जीन इस पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करेगा उस जीन को आप बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानोगे। जो जीन इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा
उसे आप ए एंटीजन के फॉर्मेशन के जीन के तौर पर कंसीडर करोगे, और जो जीन फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसे आप एच एंटीजन के जीन के तौर पर कंसीडर करोगे। तो मैं सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहा हूं कि ए एंड बी एंटीजन फॉर्मिंग जीन कहां लोकेटेड होता है और इसका नेचर कैसा होता है। देखो, ए एंटीजन और बी एंटीजन के फॉर्मेशन का जीन इन केस ऑफ द ह्यूमन ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकेटेड है, और जिस जीन को मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं ए बी एंटीजन के फॉर्मेशन के जीन के तौर पर, अगर उसके आप अल्टरनेटिव फॉर्म्स को चेक करो तो पॉपुलेशन में आपको 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलते हैं। उनमें से एक अल्टरनेटिव फॉर्म को ए, दूसरे को बी और तीसरे को ओ से रिप्रेजेंट किया। और अगर किसी जीन के अगर 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है तो उन अल्टरनेटिव फॉर्म जिसको अलील्स के तौर पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप को भी चेक करना होता है। तो जब आप अलीलिक रिलेशनशिप ए और बी के केस में चेक करते हो तो ये दोनों को डोमिनेंट अलील के तौर पर जो है बिहेवियर शो करता है, और अलील के तौर पर अगर आप ओ को कंसिडर कर रहे हो तो ये एक रिसेसिव अलील है, क्योंकि ए के प्रेजेंस में भी ये रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है और बी के प्रेजेंस में भी रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है। जो को डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा है वो ए एंड बी शो कर रहा है। अब मैं ए एंटीजन और बी एंटीजन के फॉर्मेशन के दौरान जो जीनोटिपिक कंडीशंस है उसे मैं शो कर रहा हूं। देखो, जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि 9 नंबर क्रोमोसोम पर ए एंटीजन और बी एंटीजन के फॉर्मेशन के जीन प्रेजेंट होते हैं, और उस जीन के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनके बीच को डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। ये 9th नंबर क्रोमोसोम के मैं 2 कॉपीज को शो किया हूं, और यहाँ जिस अल्टरनेटिव फॉर्म के प्रेजेंस को शो किया हूं दैट इज द कैपिटल ए, जिसे मैं यहाँ प्रेजेंस शो किया हूं, और जीनोटाइप के तौर पर मैं यहाँ ए को कंसिडर कर रहा हूं। उसी तरह से आप ये भी कंडीशन शो कर सकते हो जीनोटाइप का, एक में डोमिनेंट अलील और दूसरे में रिसेसिव अलील, ये भी कंडीशन शो कर सकता हो। बी के रिस्पेक्ट में दोनों में डोमिनेंट अलील, ये भी कंडीशन शो कर सकते हो, एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील, या दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो या दोनों रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो। तो अगर मैं जीनोटाइप शो करूं तो जीनोटाइप कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ओ हो सकता है, कैपिटल बी हो सकता है। इट मीन्स होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि हमें जीनोटाइप तो पता है, और इस जीनोटाइप के आधार पर जो आउटपुट है उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने मेंशन किया कि ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, और बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर ये एंजाइम ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस एंजाइम के कारण एच एंटीजन ए एंटीजन में कन्वर्ट होता है, इस पर्टिकुलर एंजाइम के कारण एच एंटीजन बी एंटीजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर जीनोटाइप का नेचर मैं ये शो कर रहा हूं तो एंजाइम एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका फॉर्मेशन होगा तो एच एंटीजन ए एंटीजन में कन्वर्ट होगा। यहां भी इस एंजाइम का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्योंकि आप यहां एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील को शो कर रहे हो, तो ये भी कंडीशन। इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा, इस पर्टिकुलर केस में इस एंजाइम का फॉर्मेशन होगा और यहां एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करूं तो इनके द्वारा एच एंटीजन बी एंटीजन में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर जो है जीनोटाइप के केस में ये एब्सेंट है, इस जीनोटाइप के केस में भी ये एब्सेंट है, इस जीनोटाइप के केस में इनका सिंथेसिस होगा, इस जीनोटाइप के केस में इनका सिंथेसिस होगा, इस जीनोटाइप के केस में भी इनका सिंथेसिस होगा, और इस केस में इनका सिंथेसिस नहीं होगा। तो आप जीनोटाइप के आधार पर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ ए एंटीजन के फॉर्मेशन का एंजाइम बन रहा है और कहाँ बी एंटीजन के फॉर्मेशन का एंजाइम बन रहा है, कहाँ इन दोनों में से किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आप जीनोटाइप के आधार पर शो कर सकते हो। देखो, मैं अब तक ए और बी एंटीजन फॉर्मिंग जीन को डिस्क्राइब किया हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि एच एंटीजन फॉर्मिंग जीन कहाँ लोकेटेड है, उसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म हैं, अलीलिक रिलेशनशिप क्या है, और फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है। देखो, इस एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उनका लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 19 पर है। इस जीन के 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म है पॉपुलेशन में, एक डोमिनेंट अलील और दूसरा रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में फंक्शनल प्रॉपर्टी डेवलप होता है और रिसेसिव अलील के प्रेजेंस में कोई भी कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। और एलिलिक रिलेशनशिप आप शो करते हो, दिस इज द डोमिनेंट एंड दिस इज द रिसेसिव वन।
क्रोमोजोम नंबर 19 पर इस जीन का लोकेशन आप शो करते हो। क्रोमोजोम नंबर 19 पर अगर आप इस जीन के रेस्पेक्ट में जीनोटाइप को शो करते हो तो एक होमोजाइगस कंडीशन, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन और एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मिलता है। अब इस जीन के द्वारा फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। इस केस में भी फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैं कैपिटल एच को डोमिनेंट एलील के तौर पर शो किया हूँ तो दोनों कंडीशन में बनेगा, बट फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर जीनोटाइप आप ह्यूमन में ये कंसिडर कर रहे हो तो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि एच एंटीजन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एच एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज फ्यूकोज को ऐड करता है। अगर फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज नहीं होगा तो एच एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सपोज अगर मुझे ए एंटीजन के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है तो उस कंडीशन में हमें एच एंटीजन को ए एंटीजन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें एच एंटीजन बनाना होगा। अगर मैं जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस अगर शो करता हूँ तो इन दोनों सिचुएशन में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन अगर पॉसिबल है तो एच एंटीजन का फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज इस फ्यूकोज के एडिशन के साथ ही इस एच एंटीजन के फॉर्मेशन को जो है कंप्लीट करेगा। अब अगर मुझे ए एंटीजन का फॉर्म डेवलप करना है तो उस कंडीशन में जो 9th नंबर क्रोमोजोम है वहां प्रेजेंट जीन को कंसीडर करना होगा। अगर उस पर्टिकुलर जीन को आप इस कॉम्बिनेशन में अगर शो कर रहे हो, होमोजाइगस डोमिनेंट के स्टेट में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो कर रहे हो, तो इन दोनों सिचुएशन में एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। और जब अगर एंजाइम बन रहा है तो वो एच एंटीजन को ए एंटीजन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो एच एंटीजन का फॉर्म था वो ए एंटीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ गैलेक्टोज के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन का एडिशन होता है, और जिस बॉन्ड के द्वारा एडिशन होता है दैट इज अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट मैं एक अनयूजुअल कंडीशन को भी शो कर रहा हूँ। एक अनयूजुअल कंडीशन ये है कि सपोज 19th नंबर क्रोमोजोम पर यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब एच एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्यूकोज का एडिशन नहीं होगा तो एच एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। 9th नंबर क्रोमोजोम पर प्रेजेंट ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है मैं उनको चेक कर रहा हूँ। डोमिनेंट अलील के रिस्पेक्ट में यहाँ होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है और हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। इन दोनों कंडीशन में एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये एंजाइम एच एंटीजन को ए एंटीजन में कन्वर्ट कर सकता है। बट इस एंजाइम के फॉर्मेशन के होने के बावजूद यहाँ ए एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि ए एंटीजन का फॉर्मेशन एच एंटीजन से होता है। जब यहाँ एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर उस कंडीशन में ए एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जिस एंजाइम की आप रिक्वायरमेंट शो करते हो वो एंजाइम तो यहाँ बन रहा है, बट ये एंजाइम एच एंटीजन पे काम करता है और एच एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ए एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस कंडीशन को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था मुंबई के एक हॉस्पिटल में, और उसके आधार पर उसे डिस्क्राइब किया गया बॉम्बे फिनोटाइप या बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और उसका लॉजिक ये था कि जो पर्सन इस कंडीशन से सफर कर रहा था वहाँ ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती वो एंजाइम प्रेजेंट था, बट उनके बावजूद भी ए एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि इस पर्टिकुलर जो है कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अगर मैं सिमिलर मैनर में अगर बी एंटीजन के फॉर्मेशन की बात करूं तो बी एंटीजन जो है फॉर्म होगा, क्योंकि आप यहाँ होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हो तो इस कंडीशन में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और बी के रेस्पेक्ट में भी आप यहाँ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हो, यहाँ भी एंजाइम का फॉर्मेशन होगा दैट इज द गैलेक्टोज ट्रांसफरेज या गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, और इस कंडीशन में एच एंटीजन बी एंटीजन में कन्वर्ट होगा। तो आप एच एंटीजन के भी फॉर्मेशन को आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो और बी एंटीजन के भी फॉर्मेशन को आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो। अगर मैं ए बी एंटीजन के फॉर्मेशन की बात करूं तो ए एंड बी एंटीजन के लिए 19th नंबर क्रोमोसोम पर आप इन दोनों में से किसी भी जीनोटाइप को कंसीडर कर सकते हो जिससे कि एच एंटीजन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट 9th क्रोमोसोम पर
आप यहाँ एक लोकस पर एक डोमिनेंट एलील ए को शो कर रहे हो और दूसरे लोकस पर डोमिनेंट एलील बी को शो कर रहे हो और ये दोनों आपस में को डोमिनेंट वाले कंडीशन शो कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज का फॉर्मेशन होगा और फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज के फॉर्मेशन के साथ साथ एच एंटीजन का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा और ए के द्वारा भी इंजाइम का फॉर्मेशन होगा, बी के द्वारा भी इंजाइम का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि ए एंटीजन का फॉर्म भी डेवलप होगा और बी एंटीजन का भी फॉर्म डेवलप होगा। ये दोनों फॉर्म डेवलप होंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनके एडिशन के साथ ही ए एंटीजन और इनके एडिशन के साथ ही बी एंटीजन का फॉर्म डेवलप होता है। अब मैं इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा हूं नौ से। एबीओ ब्लड ग्रुप, मैं यहाँ आरबीसी को शो किया हूँ, मैच्योर आरबीसी के फॉर्म में शो किया हूँ। इस पर्टिकुलर आरबीसी के केस में मैं यहाँ ए एंटीजन और एच एंटीजन को शो किया, इन दोनों को शो किया। तो यहाँ 9 नंबर क्रोमोसोम पर जीनोटाइप क्या होगा? 9 नंबर क्रोमोसोम पर जीनोटाइप ये होगा। 19 नंबर क्रोमोसोम पर जीनोटाइप क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए और एच एंटीजन दोनों इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेवलप होगा और अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड टाइप्स को आप क्या डिस्क्राइब करते हो? तो ए ब्लड टाइप के तौर पर। अगर मैं यहाँ बी एंटीजन और एच एंटीजन को अगर कंसिडर करूं तो 9th नंबर क्रोमोसोम पर जीनोटाइप कैसा होना चाहिए? दिस वन, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। 19th नंबर क्रोमोसोम पर जीनोटाइप क्या होना चाहिए? दिस वन। बी और एच एंटीजन का फॉर्मेशन होगा और ए ब्लड टाइप वाले कंडीशन जो है डेवलप होंगे। सिमिलरली अगर मैं ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच एंटीजन इन तीनों को अगर मैं सरफेस पे शो कर रहा हूं तो ए और बी दोनों एंटीजन का फॉर्म तभी डेवलप होगा जब जीनोटाइप ए बी होगा। एच एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए और जो एंटीजन बनेगा वो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, एच भी बनेगा, क्योंकि यहाँ ए एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम है वो एच को ए में कन्वर्ट करेगा, बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम है वो एच को बी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ ब्लड टाइप आप क्या शो करोगे? ए बी। अगर मैं सिर्फ एच एंटीजन के प्रेजेंस को अगर यहाँ शो कर रहा हूँ इट मीन्स कि जीनोटाइप आप ओ शो कर रहे हो। 19 नंबर क्रोमोसोम पर आप ये जीनोटाइप शो करोगे, एच एंटीजन का फॉर्मेशन होगा और ब्लड टाइप आप क्या यहाँ शो करोगे? तो ओ ब्लड टाइप आप शो करोगे। तो ये मैं एक ओवरव्यू आपको दिया हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के आधार पर चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप ए के साथ साथ एच को भी आप कंसिडर करो, बी के साथ भी एच कंसिडर करो, को डोमिनेंट वाले कंडीशन में आप ए बी के साथ एच को कंसिडर करो।